मोहिनी को लगने लगा था उसके घर की छत पर टंगा यह आसमान का टुकड़ा केवल उसी की धरोहर है। बचपन से लेकर आज तक वह उसके साथ अपना सुख दुख बांटती आई है। गुड़ियों से खेलना बंद कर जब वह कॉलेज की किताबों तक पहुंची तो यह आसमान का टुकड़ा उसके साथ साथ चलता रहा। फिर जब चाचा चाची ने उसका हाथ किसी अजनबी के हाथ में थमा कर उसे विदा कर दिया, तब भी यह आसमान का नन्हा टुकड़ा चोरी चोरी उसके साथ चला आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदी स्टोरीज पे। हम आपके लिए हर वीडियो में आपके लिए हर बार कुछ नई स्टोरी लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं आगे की कहानी। तब मोहिनी को लगा कि वह ससुराल अकेली नहीं आई, कोई है उसके साथ। उस भरे पूरे परिवार में पति के प्यार की संपूर्ण अधिकारिणी होने पर भी उसके हृदय का कोई कोना इन सारे सामाजिक बंधनों से परे नितांत खाली था और उसे वह अपनी कल्पना के रंगों से इच्छानुसार सजाती रहती थी। मोहिनी के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ की तो उसे याद भी न थी। हाँ, पिता की कोई धुंधली सी आकृति उसके अवचेतन मन पर कभी कभी उभरती थी। किसी जमाने के पुराने रईसों का उनका परिवार था, जिसमें बड़े चाचा के बच्चों के साथ पलती बढ़ती मोहिनी को यूं तो कोई अभाव न था, किंतु जब कभी कोई रिश्तेदार उसे बेचारी कहकर प्यार करने का उपक्रम करता तो वह छिनक कर दूर जा खड़ी होती और सोचती, वह बेचारी क्यों है। बिंदु व मीनू को तो कोई बेचारी नहीं कहता। एक दिन उसने बड़े चाचा के सम्मुख आखिर अपना प्रश्न रख दिया, पिताजी, मैं बेचारी क्यों हूँ। इस अचानक किए गए भोले प्रश्न पर श्यामलाल अपनी छोटी सी मासूम भतीजी का मुंह ताते रह गए। उन्होंने उसे पास खींचकर अपने से चिपटा लिया। अपने छोटे भाई की याद में उनकी आंखें भर आई थी, जिससे वे बेहद प्यार करते थे। उसकी एकमात्र बेटी को उसकी अमानत मानकर भरसक लाड़ प्यार से पाल रहे थे। यूं तो चाची भी स्नेहमयी महिला थी, किंतु जब वे अपनी दोनों बेटियों को अगल दल लिटाकर अपने साथ सुलाती तो दूर खड़ी मोहिनी उदास आंखों से उनका मुंह देखती। उस पर आधे जाने रिश्तेदार मोहिनी के मुंह पर ही कह जाते, अभी तो इसका बोझा भी उतारना होगा। बिन माँ बाप की बेटी ब्याहना आसान है क्या। और टुकुर टुकुर ताकती वह उन रिश्तेदारों के पास भी न फटकती। अपनी किताबें समेटकर मोहिनी छत पर जा बैठती। नन्ही मुनी प्यारी प्यारी कविताएं लिखती, चित्र बनाती, जिनमें बादलों के पीछे छिपे उसके बाबूजी और माँ उसे प्यार से देख रहे होते। इस तरह अपनी कल्पनाओं के जाल में उलझी सिमटी मोहिनी बड़ी होती रही। वह अधिक सुंदर तो न थी, किंतु उसके भोलेपन का आकर्षण अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। बड़ी बड़ी आंखों में मानो सागर लहराता था। फिर एक दिन श्यामलाल के पुराने मित्र लाला हरदयाल ने अपने छोटे भाई के लिए मोहिनी को मांग ही लिया। यूं तो शहर में लाला हरदयाल की गिनती भी पुराने रईसों में होती थी, किंतु अब वह सब शानो शौकत समाप्त हो चुकी थी। उनका काफी बड़ा परिवार था। 5 छोटे भाई थे, जिनमें से 2 अभी पढ़ ही रहे थे। माँ थी, अपनी पत्नी और 3 बच्चे थे। पिता का निधन हुए काफी समय हो चुका था और नरेंद्र के साथ मिलकर वे इस सारे परिवार के खर्चे का इंतजाम करते थे। नरेंद्र सभी भाइयों में सबसे सीधा और आज्ञाकारी था। लाला हरदयाल उसके लिए किसी ऐसी लड़की को घर में लाना चाहते थे जो उनके परिवार के इस संगठन को बिखरने न दे। हरदयाल की पत्नी और माँ में बनती न थी। काफी समय से वे किसी ऐसी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में थे जो उनके घर के इस दमघोंटू वातावरण को बदल सके। श्यामलाल के यहाँ आते जाते वे मोहिनी को अपने छोटे भाई नरेंद्र के लिए पसंद कर बैठे। श्यामलाल ने नरेंद्र को बचपन से देखा था। बेहद सीधा लड़का था, या यूं कहिए कि कुछ हद तक दब्बू भी था, किंतु उसकी नौकरी अच्छी थी। मोहिनी को उस घर में कोई कष्ट न होगा, यह श्यामलाल जानते थे। पत्नी से पूछ उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। मोहिनी से पूछने की या उसे नरेंद्र से मिलवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि उस परिवार में ऐसी परंपरा ही न थी। बिंदु और मीनू के विवाह में भी उनकी सहमति नहीं ली गई थी। मोहिनी और नरेंद्र का विवाह अत्यंत सीधे साधे ढंग से संपन्न हो गया। घर के दरवाजे पर बारात पहुंचते ही शोर मच गया, बहू आ गई, बहू आ गई। मांझी कहाँ है? भाभी, पहली बार मोहिनी ने नरेंद्र के मुंह से कोई बात सुनी। वे अंदर कमरे में है, अभी आएंगी। तुम दोनों थोड़ा सुस्ता लो, मैं चाय भेजती हूँ। और जेठानी चली गई। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे उठाए 3 से 4 लड़कियों ने अंदर आकर मोहिनी को घेर लिया।
शीघ्र ही 2 से 3 लड़कियां और भी आ गई। किसी के हाथ में नमकीन की प्लेट थी तो किसी के हाथ में मिठाई की नई बहू को सबसे पहले देखने का चाव सभी को था। नरेंद्र इस शैतान मंडली को देखकर घबरा गया। वह चाय का प्याला हाथ में थामे बाहर खिसक लिया। भाभी, हमारे भैया कैसे लगे? एक लड़की ने पूछा। भाभी, तुम्हें गाना आता है? दूसरी बोली। अरे भाभी, हम सब तो नरेंद्र भैया से छोटी हैं, हमसे क्यों शर्माती हो? और भी इसी तरह के न जाने कितने सवाल वे करती जा रही थी। मोहिनी इन सवालों की बौछार से घबरा उठी। फिर सोचने लगी, नरेंद्र की मां जी कहाँ है? क्या वे उससे मिलेंगी नहीं? चाय का प्याला थामकर उसने धीरे से सिर उठाकर उन सभी लड़कियों की ओर देखा जिनके भोले चेहरों पर अपंत्व झलक रहा था, किंतु आंखें शरारत से बाज नहीं आ रही थी। मोहिनी कुछ सहज हुई और आखिर पूछ ही बैठी, मां जी कहाँ है? कौन? चाची? अरे वे तो अभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी, शगुन के सारे काम तो बड़ी भाभी ही करेंगी। मोहिनी कुछ ठीक से समझ न पाई, इसलिए चुप ही रही। चुपचाप चाय पीती वह सोच रही थी, क्या वह अंदर जाकर मांझी से नहीं मिल सकती? तभी जेठानी अंदर आ गई। चलो मोहिनी, मांझी के पांव छू लो। मोहिनी उठ खड़ी हुई। सास के पास पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से झुककर उनके पांव छुए और इस इंतजार में झुकी रही कि अभी वे उसे खींचकर अपने हृदय से लगा लेंगी, किंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। सदा सुखी रहो कहते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और वहां से चली गई। ममता की प्यासी मोहिनी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने से प्यार का ठंडा अमृत कलश ही हटा लिया गया हो। फूलों से सजे कमरे में रात्रि के समय नरेंद्र व मोहिनी अकेले थे। यूं तो नरेंद्र स्वभाव से ही शर्मीला था, किंतु उस रात वह भी सूरमा बन बैठा। हिचकिचाती अपने आप में सिमटी मोहिनी को उसने जबरन अपनी बाहों में समेट लिया। जीवन भर के विश्वासों की नींव शायद इसी परस्पर निकटता की आधारशिला पर टिकी होती है। इसीलिए सुबह होते होते दोनों आपस में इस तरह घुल-मिल कर बातें कर रहे थे मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। मोहिनी नरेंद्र के मन को भा गई थी। 10वें दिन सुबह सभी मेहमान जाने को हो रहे थे। रसोई में नाश्ते की व्यवस्था हो रही थी। शायद उसे भी काम में हाथ बंटाना चाहिए, यही सोचकर मोहिनी भी रसोई के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। जेठानी प्यालों में चाय छान रही थी और माँ पूरियां उतार रही थी। मोहिनी ने धीरे से चकला अपनी ओर खिसका कर सास के हाथ से बेलन ले लिया और मैं बेलती हूँ मांझी कहकर पूरियां बेलने लगी। उसकी बेली 4 से 6 पूरियां उतारने के बाद ही सास धीरे से बोल उठी, नरेंद्र की बहू पूरियां मोटी हो रही है, रहने दो, मैं ही कर लूंगी। मोहिनी सहम कर बाहर आ गई। रात को मोहिनी ने नरेंद्र के कंधे पर सिर टिकाकर 2 दिन से अपने हृदय में मत रहे प्रश्न को पूछ ही लिया, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती क्या? नरेंद्र इस बेतुके किंतु बिना किसी बनावट के किए गए सीधे प्रश्न से चौंक उठा। क्यों, क्या हुआ? माँ जी मुझसे प्यार से बोलती नहीं? नहीं, मुझे अपने से चिपटा कर प्यार किया। भाभी ने तो प्यार किया लेकिन माँ जी ने नहीं। मोहिनी के दोनों हाथ थाम कर वह बोला, माँ को समझने में तुम्हें अभी कुछ समय लगेगा। वैधव्य के सूनेपन ने ही उन्हें रूखा बना दिया है। उस पर भाभी के साथ कुछ न कुछ खटपट चलती ही रहती है। इसी कारण मांझी अंतर्मुखी हो गई है, किसी से अधिक बोलती नहीं। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर शायद वे बदल जाएं। मैं पूरा यत्न करूंगी। और अपने आप में हल्का महसूस करते हुए मोहिनी नरेंद्र से सट कर सो गई। दूसरे दिन सुबह नरेंद्र के बड़े भाई एवं भाभी भी बच्चों सहित लौट गए। नरेंद्र से छोटे दोनों भाई अपनी अपनी नौकरियों पर वापस चले गए थे और 2 सबसे छोटे भाई जो नरेंद्र के पास रहकर पढ़ाई करते थे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। नरेंद्र ने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। मोहिनी सोच रही थी कि शायद वे दोनों कहीं बाहर जाएंगे, किंतु नरेंद्र ने उससे बिना कुछ छिपाए अपने मन की बात उसके सामने रख दी। मांझी और छोटे भाइयों को अकेला छोड़कर हमारा घूमने जाना उचित नहीं। मोहिनी खुशी खुशी पति की बात मान गई थी। उसे तो वैसे भी अपने दोनों छोटे देवर बहुत प्यारे लगते थे। मायके में बहनें तो थी लेकिन छोटे भाई नहीं। हृदय के किसी कोने में छिपा यह अभाव भी मानो पूरा होने को था, किंतु वे दोनों तो उससे इस कदर शर्माते थे कि दूर दूर से केवल देखते भर रहते थे। कभी मोहिनी से आंखें मिल जाती तो शर्मा कर मुंह छिपा लेते। तब मोहिनी हंस कर रह जाती और सोचती कभी तो उससे खुलेंगे। एक दिन मोहिनी को अवसर मिल ही गया। दोपहर का समय था।
नरेंद्र किसी काम से बाहर गए हुए थे और माँ पड़ोस में किसी से मिलने गई हुई थी। अचानक दोनों देवर रमेश और सुरेश किताबें उठाए स्कूल से वापस आ गए। माँ, जल्दी से खाना दो, स्कूल में छुट्टी हो गई है। अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। किताबें पटक कर दोनों रसोई में आ धमके, किंतु वहां माँ को न पा दोनों पलटे तो दरवाजे पर भाभी खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। मैं खाना दे दूं? मोहिनी ने हंसकर पूछा तो दोनों सकुचा कर बोले, नहीं, माँ ही दे देंगी। वे कहाँ गई है? पड़ोस में किसी से मिलने गई है। उन्हें तो मालूम नहीं था कि आप दोनों आने वाले हैं। चलिए, मैं गर्म-गर्म परांठे सेंक देती हूँ। मोहिनी ने रसोई में रखी छोटी सी मेज पर प्लेटें लगा दी। सुबह सुबह जल्दी से सब यही इसी मेज पर खा पी कर भागते थे। मोहिनी ने फ्रिज से सब्जी निकाल कर गरम की, कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अचार सब कुछ मेज पर रखा। फ्रिज में दही दिखाई दिया तो उसका रायता भी बना दिया। ये सारी तैयारी देख रमेश व सुरेश कूद कर मेज के पास आ धमके, जल्दी जल्दी गरम परांठे उतार कर देती भाभी से खाना खाते खाते उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। स्कूल के दोस्तों का हाल, मैच में किसकी टीम अच्छी है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन नहीं आदि सब खबरें मोहिनी को मिल गई। उसने उन्हें अपने मायके के किस्से सुनाए, बिंदु और मीनू के साथ होने वाले छोटे मोटे झगड़े और फिर छत पर बैठकर उसका कविताएं लिखना, सब कुछ सुरेश रमेश को पता लग गया। अरे वाह भाभी, तुम कविता लिखती हो, तब तो तुम हमें हिंदी भी पढ़ा सकती हो। सुरेश उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी किताबें मुझे दिखाना। हिंदी तो मेरा प्रिय विषय है, कॉलेज में तो। और मोहिनी बोलते बोलते सहसा रुक गई, क्योंकि चेहरे पर अजीब सा भाव लिए मांझी दरवाजे के पास खड़ी थी। मोहिनी से कुछ न कह वे अपने दोनों बेटों से बोली, तुम दोनों मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे। रमेश और सुरेश को तो मानो सांप ही सूंघ गया। माँ के चेहरे का यह कठोर भाव उनके लिए नया था। भाभी से खाना मांगकर उन्होंने क्या गलती कर दी है, समझ न सके। हाथ का कौर हाथ में ही पकड़े खामोश रह गए। पल दो पल तो मोहिनी भी चुप ही रही, फिर हौले से बोली, ये दोनों तो आप ही को ढूंढ रहे थे, आप थी नहीं तो मैंने सोचा मैं ही खिला दूं। क्यों, क्या घर में फल, दाल, रोट कुछ भी नहीं था जो परांठे सेंकने पड़े? माँ ने तल्खी से पूछा। ऐसा नहीं है मां जी, मैंने सोचा बच्चे हैं, जोर की भूख लगी होगी इसलिए बना दिए। तुम्हारे बच्चे तो नहीं है ना, मैं खुद ही निबट लेती आकर। अत्यंत निर्ममतापूर्वक कही गई सास की यह बात मोहिनी को मानो अंदर तक चीर गई। क्या रमेश सुरेश उसके कुछ नहीं लगते? नरेंद्र के छोटे भाइयों को प्यार करने का क्या उसे कोई हक नहीं? उन पर केवल माँ का ही एकाधिकार है क्या? फिर कल जब ये दोनों भी बड़े हो जाएंगे तो माँ जी क्या करेंगी? विवाह तो इनके भी होंगे ही। फिर रमेश व सुरेश न जाने कब के अपने कमरों में जा दुबके थे और मांझी अपनी तीखी दृष्टि के पैने चुभते बाणों से मोहिनी का हृदय छलनी कर अपने कमरे में जा बैठी थी। एक अजीब सा तनाव पूरे घर में छा गया था। मोहिनी की आंखें छलछला आईं। उसे याद आया अपना मायका, जहां वह किसी पक्षी की भांति स्वतंत्र थी, जहां उसका अपना आसमान था, जिसके साथ अपने छोटे मोटे सुख दुख बांट कर हल्की हो जाती थी। मोहिनी को लगा अब भी उसके साथ साथ चलकर आया आसमान का वह नन्हा टुकड़ा उसका साथी है, जो उसे हाथ हिला हिला कर ऊपर बुला रहा है। वह नरेंद्र की अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। एक सादी कॉपी और पेन उसे मिल ही गया। जल्दी जल्दी धूल भरी सीढ़ियां चढ़ती हुई वह छत पर जा पहुंची। कैसी शांति थी वहां, मानो किसी घुटनभरी कैद से मुक्ति मिली हो। मन किसी पक्षी की भांति बहती हवा के साथ उड़ने लगा। धूप छत से अभी अभी गई थी, पूरा माहौल गुनगुना सा था। वहीं जीने की दीवार से पीठ टिकाकर मोहिनी बैठ गई और कॉपी खोलकर कोई प्यारी सी कविता लिखने की कोशिश करने लगी। विचारों में उलझी मोहिनी के सामने सास का एक नया ही रूप उभर कर आया था। उसे लगा व्यर्थ ही वह मांझी से अपने लिए प्यार की आशा लगाए बैठी थी। इनके प्यार का दायरा तो इतना सीमित संकुचित है कि उसमें उसके लिए जगह बन ही नहीं सकती, और जैसे जैसे उनके बेटों के विवाह होते जाएंगे यह दायरा और भी सीमित होता जाएगा, इतना सीमित कि उसमें अकेली मांझी ही बचेंगी। मोहिनी के मुंह में न जाने कैसी कड़वाहट सी घुल गई। उसका हृदय वितृष्णा से भर उठा। जीवन का एक नया ही पक्ष उसने देखा था। शायद नरेंद्र भी 23 वर्षों में अपनी माँ को इतना न जान पाए होंगे जितना इन कुछ पलों में मोहिनी जान गई।
साथ ही वह यह भी जान गई कि प्यार यदि बांटा न जाए तो कितना स्वार्थी हो सकता है। मोहिनी ने मन ही मन एक निश्चय किया कि वह प्यार को इन संकुचित सीमाओं में कैद नहीं करेगी। मांझी को बदलना ही होगा। प्यार के इस सुंदर कोमल रूप से उन्हें परिचित कराना ही होगा। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।